नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। सिंधिया के सहारे सत्ता पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सिंधिया काफी महंगे साबित होते जा रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया के ट्वीट्स, भाषण, बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। चाहे सिंधिया समर्थक 22 विधायकों को टिकट का मामला हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर राज्यसभा का चुनाव, कांग्रेस की पिछले एक सप्ताह से सक्रियता और आक्रामकता ने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दी। हालात इतने खराब हैं कि बीजेपी को अपने सबसे मजबूत सिपहसालारों कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, ऐसे तमाम बड़े नेताओं को प्रभारी बनाना पड़ा, झोंकना पड़ा। न केवल बीजेपी संगठन बल्कि आरएसएस के संगठन के लोग भी इस काम में जुटा दिए गए। लेकिन सवाल उठता है, क्या महाराज के पुराने बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बन रहे हैं? अरे शिवराज सिंह जी, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगर खून किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश के इन किसानों का खून किया है। वो जवाब आपको देना होगा, वो इंसाफ आपको देना होगा। 2 साल पहले मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर है, जब वो जवाब मांग रहे हैं और ये जवाब मिला भी पूरे 644 दिन बाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। शिवराज सिंह जी ऐसा मेहनती, समर्पित और जनता के प्रति सब कुछ निछावर करने वाला कार्यकर्ता शायद बिरला हो इस प्रदेश में और इस देश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसे ही बोल वचन इस वक्त कांग्रेस की तरकश के तीर बने हुए हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग सिंधिया के इन पुराने बयानों के जरिए उपचुनाव में प्रचार को आगे बढ़ा रही है और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। मंदसौर कांड की तीसरी बरसी पर किसानों को साथ लाने के लिए भी मंदसौर में सिंधिया के बयानों को वायरल किया गया। कोशिश की जा रही है कि सिंधिया के बीजेपी में जाने को लेकर वादा खिलाफी के तौर पर लोगों में बैठाया जाए, ताकि उपचुनाव में सिंधिया का असर कम हो सके। वैसे बड़े नेताओं ने सिंधिया पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मंदसौर गोलीकांड के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वही समय है जब वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की। आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। आज आप सब भी अपनी वेदना अपने अपने ट्विटर पे, अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने सकारात्मक, सरकार को जगाना है, सरकार से नफरत नहीं है। वो काला दिवस है जिस दिन शिवराज की भाजपा की सरकार ने मंदसौर जिले के 6 किसानों की छाती पे गोली मारी थी, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आज फिर वही स्थिति किसानों के लिए निर्मित की जा रही है शिवराज के द्वारा। उनका गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है, गेहूं बारिश में गीला हो रहा है। एक बार फिर मृत्यु के मुख में झोंकने का एक घिनौना षड्यंत्र शिवराज की भाजपा सरकार कर रही है। वो जवाब आपको देना होगा, वो इंसाफ। सिंधिया के पुराने बोल ही नहीं, उनके दिए गए वचन भी बीजेपी को आने वाले दिनों में भारी पड़ सकते हैं और शायद बीजेपी को इसका एहसास भी है। इसलिए बीजेपी ने सिंधिया के साथ आए 22 विधायकों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सिंधिया दिल्ली में है, लेकिन बीजेपी ने हर सीट के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और इसमें भी पूर्व मंत्री जयंत मलैया, गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, संजय पाठक, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा जैसे दिग्गजों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, ग्वालियर चंबल के प्रचार की कमान संभाल रहे नरोत्तम मिश्रा खुद ग्वालियर जाकर नाराज नेताओं को मनाने की तैयारी में है। 22 विधायक भले ही सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए हों, लेकिन अब उन्हें जिताने का जिम्मा बीजेपी के सर पर है। ऐसे में सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्या बीजेपी के लिए सिंधिया से सौदेबाजी महंगी साबित हुई? क्या महाराज के पुराने बयान बीजेपी के लिए मुश्किल बन रहे हैं? क्या मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को ज्यादा हिस्सेदारी देने के कारण टल रहा है विस्तार?
वैसे मंदसौर गोलीकांड पर कांग्रेस के आक्रामक हमले की बीजेपी मुल्ताई कांड से जोड़कर उसका असर कम करने की कोशिश कर रही है। भैया मुल्ताई कांड की बरसी भी मना लो जरा। कांग्रेस के उन मित्रों से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश के बंटाधार मुख्यमंत्री रहे कि कांग्रेस के समय में उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से किसानों को भून दिया गया था मुल्ताई के अंदर, कौन की सरकार थी? और मंदसौर के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री उस समय जाकर के तत्काल उनके बीच पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात तो बिछ ही चुकी है। कांग्रेस जहां सिंधिया के पुराने बयानों के जरिए अपना आधार मजबूत कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के शासनकाल की कमियां गिनाने में लगी है। लेकिन इतना तो तय है, जैसे जैसे उपचुनाव पास आएगा, प्रदेश का सियासी पारा और चढ़ेगा। नवीन सिंह के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो सिंधिया के पुराने बयान एक एक करके कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा जो IT सेल है वो सबके सामने रख रहा है। और जब किसानों के ऊपर हुए अत्याचार की बरसी को लेकर के ट्वीट किए गए, वीडियो सुनाए गए या बयान सुनाए गए, तो बीजेपी की मुश्किलें क्या इससे बढ़ रही हैं? क्या महाराज महंगे साबित पड़ रहे हैं? क्या सामंजस्य पार्टी के भीतर बैठाने के अलावा जो पुराने बयान हैं उनसे पार पा पाना, यह भी एक बड़ी चुनौती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है। लाखन सिंह यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका। उमाशंकर गुप्ता जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नमस्कार हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमाशंकर गुप्ता जी, जो कुछ भी मंदसौर में हुआ प्रदेश ने देखा, उसके बाद की सियासत भी देखी, अब उसकी बरसी पर या उसी दिन पर पुराने बयान जो सिंधिया के बयान थे, जो पूरी तरह आपकी सरकार और मुखिया के खिलाफ थे, उनको सामने रखकर कांग्रेस पार्टी बात करे। क्या ये एक चुनौती है, चैलेंज है? अब उनको साथ लेकर आपको चलना है जो कभी आपके खिलाफ इस तरह बयान दिया करते थे? नहीं, देखिए राजनीति में जब जो जिस पार्टी में है उसके हिसाब से बात करता है। और आज वो ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने बात की है। और जहां तक मंदसौर वाली कांड है तो उसमें ये बातें काफी स्पष्ट हो चुकी थी कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र था, ये किसानों का आंदोलन नहीं था। और उसमें वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तो इसका और कोई ये आज का घटनाक्रम नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और उस पर सरकार जो कर सकती थी वो तत्काल राहत की कार्रवाई भी की है। लेकिन इसके पहले भी छात्रों पे भले ही गोलीकांड हुआ हो, मुल्ताई का आपने अभी उल्लेख किया था, मुल्ताई का गोलीकांड किसानों पर हुआ हो, ये सब भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस केवल सिंधिया जी के पुराने बयान, तो कांग्रेस में रहते हुए भी सिंधिया जी ने, आपको ध्यान होगा पिछले वर्षों में मोदी जी के कई कदमों का स्वागत किया था। तो सिंधिया जी जो बोले हैं उस समय अपने हिसाब से बोले हैं। कांग्रेस के पास यही बात ही नहीं है, यही बात तो गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी, यही बात तो कांग्रेस पार्टी याद दिलाना चाहती प्रदेश को, जो आपके मुंह से अभी इस समय निकल रही है कि ये जो बयान थे, ये व्यक्ति विशेष के बयान अपनी पार्टी और अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल गए। जिन्हें वो कल तक पूरी तरह जिम्मेदार बताते थे, आज उनके साथ आ खड़े हुए हैं। और जिन आप कदमों की प्रशंसा की बात कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी से करीबी के प्रारंभिक कदमों के तौर पर भी देखा गया। यही तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस तरह के बयान आप लोगों की तरफ से आए। नहीं तो ये तो सत्य है, उसमें क्या बात है? ये तो मालूम है जनता को, कौन सी नई बात है कि जब वो कांग्रेस में तो कांग्रेस के पक्ष में बोलते थे। लेकिन फिर विचारधारा किसी घटनाक्रम विशेष के ऊपर जिम्मेदारी, ये सब चीजें बदल जाती हैं। बोलने नहीं देते। पुनीत जी कह लीजिए। आप ही बोलते हैं, आप बोलने नहीं देते, आपसे शिकायत है मेरी ये। जी आप पहले पूरी बात कह लीजिए। रख दिया करो, कांग्रेस का भी रख दिया करो, पैनलिस्ट को बुलाओ ही मत। हाँ, बात तो बोलने दीजिए, आप बोलने नहीं देते हैं। आपके साथ बड़ा दुर्भाग्य है ये। और मेरा ये कहना है कि आप जब प्रश्न कर रहे हैं तो हमारा सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना कहिए। मेरा ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ सरकार के समय भी ये बयान दिया है कि जन समस्या नहीं सुलझ रही है और अगर आना पड़ा तो मैं सड़कों पर आऊंगा। और जिस पर कमलनाथ जी ने जवाब दिया कि उनको सड़कों पर आना है तो सड़कों पर उतर जाएं। ये बयान भी ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस में रहते हुए दिया है। तो ज्योतिरादित्य जी ने जब जैसी परिस्थिति थी वैसा बयान दिया था और वो जनता ने सब सुना है, कोई नया नहीं है। हमारे खिलाफ दिया है वो भी सुना है,
कांग्रेस के खिलाफ दिया है वो भी सुना है, वो कांग्रेस उसको लेकर जाए तो स्वागत है। चुनाव उस मुद्दे पर नहीं होना है, चुनाव इस मुद्दे पर होना है कि 2018 में कांग्रेस ने जो जनता से वायदा किया था आखिर उनका क्या हुआ है। आखिर ये 22 लोगों को, 6 मंत्रियों को, 16 विधायकों को निराश होकर अपनी सरकार से इस्तीफा देकर क्यों आना पड़ा है? क्यों जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं थे? अनेक कांग्रेस के वो विधायक जो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उनके इंटरव्यू जो मीडिया में हो रहे हैं, छप रहे हैं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि हम जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, विकास के काम ठप हो गए थे। 2018 का जो वायदा था बेरोजगारी भत्ते का, नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों का, ये सारे काम, गरीबों के कल्याण की सारी योजनाएं ठप हो गई थी। चुनाव इस मुद्दे पर होगा पुनीत जी, ये मेरा आग्रह है। चलिए ठीक है, और माफ कीजिएगा, रोकने का या बीच में पॉइंट रखने का सिर्फ इतना तर्क होता है गुप्ता जी, क्योंकि वक्त बड़ा लिमिटेड है, पॉइंट सामने आए तो मैं उनके उत्तर ले सकूं। जो बातें आपने की वो बातें रिकॉर्ड में या वो बातें हमने अपने पैकेज में भी दिखाई हैं, जो दोनों तरफ से कही गई। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे को भी वक्त दे दूं थोड़ा। लाखन सिंह यादव साहब, क्या ये बयान जो पुराने सिंधिया के आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इनके सहारे चुनाव में जा रही है? पुनीत भाई, अभी वंसल न्यूज चैनल पे आपसे जस्ट 5 मिनट पहले ये गुप्ता जी मेरे साथ डिबेट में थी। ये गुप्ता जी सिंधिया जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो आपको वो ठीक नहीं लग रहे, उनके स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रहे। अभी जब आपके चैनल पे आई BC24 पे जब ये डिबेट में है, तो इन्होंने जो हमारा जो मंदसौर गोलीकांड की जो बात की है, तो इन्होंने फर्स्ट फेस में कहा, फर्स्ट अपने स्टेटमेंट में, वक्तव्य में कहा कि सिंधिया ने जो बोला वो ठीक बोला। यानी सिंधिया जी ने उस समय ये बोला था कि ये शिवराज सिंह जी के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। इसका मतलब गुप्ता जी ठीक कह रहे हैं, वो ठीक बोला। लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी पहुंच गए तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? और फिर बीच में आपको टोका टाकी का ये काम कर रहे हैं। गुप्ता जी, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, काफी सीनियर भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या व्यक्ति दल बदलने से अपनी विचारधारा भी बदल देता है? सिंधिया जी की जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में सिंधिया जी जब पार्लियामेंट का चुनाव हारे तो उनको चैन नहीं पड़ रहा था, और वो व्यक्ति ने जीवन में कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं भी कभी चुनाव हारूंगा। चुनाव हारने के बाद जो उनकी कसक थी, जो तड़प थी, उस तड़प का ही नतीजा है कि वो आपके साथ गए और आपके साथ ये 22 विधायकों को लेके गए। 22 विधायकों की ये ऐसा लीडर है, ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी फौज की हत्या करवाने में पूरा योगदान दिया, खुद के हित के लिए, खुद पर राज्यसभा में जाने के लिए। और राज्यसभा में तो पुनीत भाई कांग्रेस भी इनको भेज रही है। चलिए, एक लाखन सिंह जी, एक ट्वीट सिंधिया जी ने किया है, आपने भी पढ़ा होगा। एक ट्वीट सिंधिया जी ने किया, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मेरी चिंता ना करे, आप इस समय दूसरों की मदद करें, अपनी पार्टी संभालें और मेरी चिंता या मेरे हित की चिंता ना करें। फिर क्यों बार बार सिंधिया जी की याद कर रही है? जी, आता हूं गुप्ता जी आपके पास, अब 1 मिनट उनको भी वक्त दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कोई चिंता नहीं कर रही। हमें तकलीफ इस बात की है कि सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो हमेशा एक बात करते थे कि किसानों की लड़ाई, अतिथि शिक्षकों की लड़ाई, इनका काम नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे कूद जाऊंगा। 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी में तुमने कितने किसानों की लड़ाई लड़ ली, तुमने कितने अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही? वहां भींगी बिल्ली की तरह बैठे हुए। ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। कांग्रेस में जो आपका हिटलर शाही चलती थी, ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जितने भी लीडर गए उनका जो हश्र हुआ, सिंधिया जी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वही हश्र आपका होगा। और आपने इन 22 विधायकों की, मंत्रियों की हत्या कर दी है, इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये ऊपर वाला सब देख। जी गुप्ता जी, आप उत्तर दे दें या आप जो कहना चाह रहे हैं कह दें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। हाँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो मंदसौर कांड पर लाखन सिंह जी ने कहा, शायद वो सुन नहीं पाए। मैंने ये नहीं कहा कि ज्योतिरादित्य जी ने ठीक कहा। मैंने ये कहा उस समय वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस का जो धर्म था कहने का वो उन्होंने कहा है। उनके वक्तव्य को मैं सही नहीं बता रहा हूँ।
इसीलिए मैंने जनता की तरफ से पूछा, कांग्रेस की तरफ से नहीं, कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं यहाँ जनसेवा के लिए हूँ, विचारधारा के लिए हूँ, और ये विचारधारा, ये जनसेवा अचानक से बदल जाती है पार्टी के मुताबिक। और ये बात आपने की कि जो नेता बयान देते हैं वो पॉलिटिक्स और पार्टी के मुताबिक देते हैं। इस पर ही मैंने बीच में आपको रोक करके सवाल पूछा था। हर्षवर्धन जी, जो आपने दोनों पक्षों को सुना, सिंधिया बीच में इस तरीके से अब इस पूरे चुनाव में है कि एक तो चुनाव की वजह भी वो हैं, चुनाव के कैंडिडेट भी उनके समर्थित लोग हैं, और दोनों दल केवल उनकी ही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उपचुनाव में सिंधिया जो है केंद्रीय फैक्टर है। उसके दो कारण हैं। एक तो सत्ता परिवर्तन में उनकी बड़ी भूमिका रही, जो कि कमलनाथ सरकार जाने में। दूसरा, पुनीत जी, जो अधिकतर जो विधायक हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं 22 सीट्स पे, वो ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व विधायक हैं, जो कि सिंधिया के कहने पे कमलनाथ सरकार गिराने रेडी हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि सिंधिया जी ने, जो कि आज सफाई भी दी कि जो उन्होंने अपना बायो चेंज नहीं किया है, और जो जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी का जो उनका बायो कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया का राजनीतिक इतिहास इन चुनावों में लगातार उछाला जाएगा। ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है। और जहां तक मेरा एनालिसिस है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि सोशल मीडिया पे जितना निशाना शिवराज सिंह चौहान पे नहीं साध रहे हैं कांग्रेस वाले, उससे कहीं ज्यादा सिंधिया पे निशाना है। तो सिंधिया एक केंद्रीय भूमिका में चुनाव में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी सिंधिया समर्थकों को लेके जो स्थिति है वो बहुत स्पष्ट नहीं है। बीजेपी का हालांकि कार्यकर्ता अनुशासित होता है, ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन सिंधिया और उनके पूरे समर्थकों को बीजेपी में आत्मसात करना और कहीं न कहीं बीजेपी का छुपा हुआ अंतर विरोध, ये भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जो उपचुनाव होने वाले हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर अगले दौर में जरूर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, और उपचुनाव में हर एक दिन सिंधिया का एक बयान, सिंधिया के पुराने बयान, सिंधिया किस तरह का बायो रखते हैं, या उन्होंने पहले जो कुछ कहा था आज वो इससे अलग ये तर्क क्यों नजर आ रहे हैं, इन सब का कितना असर आम लोगों पर पड़ रहा है या उनको कितना वास्ता है, इस पर भी बात करेंगे। तो मंदसौर गोलीकांड की याद दिलाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कुछ बातें सामने रखी हैं, जिनके केंद्र में सिंधिया के पुराने बयान है और उसको लेकर क्या बीजेपी में मुश्किल है, इस पर हम बात कर रहे थे। लाखन सिंह यादव साहब, क्या कांग्रेस पार्टी जो पहले ही क्लियर कर चुकी कि उनके लिए इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य चुनाव है, बीजेपी भले ही ना कहती है लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हुए उसका भी सबसे बड़ा फोकस चुनाव है, तमाम दिग्गजों को उन्होंने मैदान में उतारा है, क्या जिसे वो सबसे बड़ी मजबूती समझकर चल रहे हैं, जैसा आप कुछ देर पहले कह भी रहे थे, वही बीजेपी की असल चुनौती साबित होगा आने वाले वक्त में, या जो आपको छोड़कर गए हैं ये उनके लिए चुनौती होगा अब की बार का चुनाव? पुनीत भाई, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस धनबल की दम पर इस मध्य प्रदेश की 22 सीटों पे जो विधायक चुने गए थे, जिनको उस क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और उनने 5 साल के लिए भेजा था विधानसभा में कि आप हमारे क्षेत्र की लड़ाई लड़ो। ये 22 के 22 विधायक खुद के स्वार्थ में जाकर और बेंगलोर में जाके इन्होंने उस क्षेत्र की जनता का सौदा किया। निश्चित तौर पर सिंधिया जी के नेतृत्व में इन्होंने उस क्षेत्र की जनता का सौदा किया। ये सारा का सारा सौदा समूचे मध्य प्रदेश के अलावा खास तौर पर जिन विधानसभाओं के विधायक वहाँ बैठकर बेंगलोर में जो सौदा कर रहे थे, उन पर इस प्रदेश के लोगों की नज़र थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये कांग्रेस के भी लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खास तौर पर ये प्रतिष्ठा का चुनाव ग्वालियर चंबल की उन 16 सीटों के मतदाताओं का है। ग्वालियर चंबल संभाग का जो मतदाता है, ये मतदाता गद्दारी, धोखा, फरेब, इन सब चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारा सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा वो, लेकिन ये गद्दारी और धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस सिंधिया को इस क्षेत्र की जनता ने अपने सर माथे पर रखा, उस सिंधिया के कहने पर सिंधिया ने ऐसे लोगों को बेंगलोर में जाके बिकवाने का काम किया। ये ग्वालियर चंबल की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से पॉलिटिकल उनका है, कांग्रेस के लिए अपने दल के हिसाब से उनके प्रतिष्ठा का चुनाव है। हाँ। लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता
उनके स्वाभिमान का ये चुनाव है और ये चुनाव वो जनता लड़ेगी। और ये नहीं, लेकिन आम जनता की दृष्टि से देखें, आम जनता की दृष्टि से देखें तो वक्त से पहले होने वाले ये जो चुनाव हैं, बीच टर्म में होने वाले जो चुनाव हैं, कोरोना के इस भयंकर संकट के बीच में, रोजी रोटी खोने के बीच में, अपनी खुद की प्रॉब्लम, रोजगार की, अर्थव्यवस्था की स्थिति के बीच में ये जो होने वाले उपचुनाव हैं, उसमें इन परिस्थितियों में पॉलिटिकल फायदे नफे नुकसान से अलग जनता को तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा। जनता तो अभी भी वही पुराने बयान सुन रही है और उनके राजनीतिक मायने निकालने के बारे में दोनों तरफ के पक्ष सुन रही है, डिबेट सुन रही है। मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश में आज 5 विभागों के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विभाग पूरी तरह निष्क्रिय है, पूरा प्रदेश परेशान है। हर विभाग में सारे काम शून्य की स्थिति में 5 विभागों को देखा जा रहा है। क्या ये जनता देख नहीं रही? क्या ये जनता समझ नहीं रही? ये मंत्रिमंडल का विस्तार। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा गुप्ता जी से भी उत्तर लूं। राज्यसभा की सीट उमाशंकर जी, मैं आपको ये आपने भी सरकार में रहते हुए एक बड़ी भूमिका निभाई। आप अभी लगातार कह रहे थे बीजेपी और उसकी कार्यशैली के बारे में, लेकिन सिंधिया जी के आने के बाद में एडजस्टमेंट करते हुए पार्टी और पार्टी के सीनियर लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। आप यहां स्वीकार करें ना करें, लेकिन आपको भी सच्चाई पता है कि कार्यकर्ता किस स्तर पर जाकर संघर्ष कर रहा है सिंधिया समर्थकों के साथ में। पहले आप सर्वे किया करते थे, इसके बाद टिकट फाइनल होते थे, अब पहले फाइनल हो रहे हैं, बातें बाहर आ रही हैं और इसके बाद में उनके लिए तैयारी करने के लिए बड़े नेताओं को लगाया जा रहा है। तो इसी बारे में हमारा आज का विषय है, क्या बड़ी कीमत नहीं चुका रही पार्टी अपनी पुरानी चीजों को बदलकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चीजें नहीं बदल रहे हैं। उम्मीदवार तय करने के हमारे बहुत से तरीके रहे हैं, सर्वे भी उसमें एक तरीका होता है। और इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं तो हर चुनाव को पुनीत जी भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के रूप में लड़ती है। और आपने प्रारंभिक समय में जब बयान अपना वक्तव्य दिया था, आपने कहा था बड़े बड़े दिग्गज उतारे गए हैं, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सभी नेता हमारे तो हर चुनाव में उतरते हैं, कोई नई बात नहीं है। केवल इसी चुनाव में पहली बार नहीं उतरते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे साधारण कार्यकर्ता हो, अपने को पार्टी का कार्यकर्ता मानता है और हर अभियान में उतरता है। तो कोई नई बात नहीं है। चुनाव की व्यवस्था में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, वो किसी भी पद पर हो, कितना ही बड़ा हो, काम में लगता है और जो जवाबदारी जीत जाती है उसको कहते हैं। एक जो हर्षवर्धन जी ने जो बात कही थी, थोड़ा सा उसमें मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह हर्षवर्धन जी की, भारतीय जनता पार्टी सिंधिया पर चुनाव नहीं लड़ रही है। आपने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों, हम सिंधिया पे चुनाव, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर, गरीबों के कल्याण को लेकर चुनाव लड़ती है। सिंधिया जी एक बहुत बड़े नेता हमारे साथ जुड़े हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को केवल चंबल ग्वालियर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और जहाँ तक पुनीत जी आपने कहा है एडजस्टमेंट का सवाल, तो निश्चित ही नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो कोई 1 मिनट में सब ठीक हो जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपस में सामंजस्य, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, ये कार्यकर्ता बड़े दिल का होता है और अंततोगत्वा पार्टी के जो निर्णय होते हैं, ठीक बात है। लेकिन गुप्ता साहब, ये भी तो सच है ना कि इस चुनाव की वजह कौन है, ये बात भी प्रदेश की जनता ने देखी है। ये जनता के हित के लिए अचानक से बीच में आए चुनाव नहीं है ना, ये जनता के हित के वजह के होने के बजाय जो पॉलिटिकल उथल पुथल और पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं थी, उसकी वजह से कहीं उपेक्षा का आरोप था, तो कहीं यह था कि अतिवाद आप अपनाना चाहते हैं, इस वजह से आप पार्टी छोड़कर गए। दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने तर्क हैं, अब जनता को डिसाइड करना कि किसका तर्क ज्यादा। हर्षवर्धन जी, फाइनल कमेंट, जनता को इस चुनाव में जनता के हित की वजह से जाना पड़ रहा है या ये राजनीतिक मंशाओं की वजह से जाना पड़ रहा है? पुनीत जी 1 मिनट, पुनीत जी 1 मिनट जी, मेरे को सबको समय देना होता है गुप्ता जी, इसलिए मैं बीच में बोलता हूँ। 1 मिनट अगर आप देंगे तो। पहले हर्षवर्धन जी को सुन लूं, फिर आपके पास आता हूं। केवल 1 मिनट, एक बात कहना चाहता हूं मैं, ध्यान आपका जी। हर्षवर्धन जी, मेरा ये कहना है पुनीत जी कि जो आने वाले 24 सीटों के उपचुनाव हैं, वो प्रदेश में भाजपा का दमखम, सिंधिया की स्वीकार्यता और पाला बदल के बाद जो विधायक नए दल में नमूदार हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं दमखम नापने का एक पैमाना साबित होगा और प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय होगा। साथ में सिंधिया का भी भविष्य होगा। सिंधिया
के बारे में अटकलें हैं कि वो अगर राज्यसभा चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो कुछ होगा वो सिंधिया समर्थकों के लिहाज से होगा। क्या अब पार्टी बदलने के बाद भी उतनी असरकारक है? क्या उनके पार्टी बदलने की वजह जनता ने स्वीकार की है? क्या उनके समर्थक जो आरोप लगा रहे थे क्या वो सच समझती है जनता? जी फाइनल कमेंट दे दें आप बहुत जल्दी से, गुप्ता साहब। जी एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर गए थे उस समय ने एक पत्र लिखा था इन विधायकों को और उसमें उन सारी गलतियों को स्वीकार किया था जो इनकी नाराजगी की वजह थे। उस पत्र में सारी बातों का उल्लेख था कि उनकी जो उपेक्षा हुई है वो उसके लिए परेशान है। वो थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी लेकिन सच ये भी है जो आपने कुछ देर पहले भी कहा था कि लोग अपनी पॉलिटिकल हिसाब से चीजें डिस्क्राइब कर लेते हैं। उन परिस्थितियों में जिसको जो समझ में आ रहा था वो बाहर आकर ये कह रहा था, कोई मनाने के लिए कह रहा था, कोई भीतर रहने के लिए कह रहा था। चलिए अब जनता को तय करना है, लेकिन केंद्र में सिंधिया और उनके समर्थक हैं, ये बात जनता भी देख रही। बहुत शुक्रिया आप सबका। इस तरह की डिबेट अभी होती रहेंगी, चुनाव की तारीखें भी आने दीजिए, तब और बयान आएंगे बाहर, उनके और मायने निकाले जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।